बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, क्लास 8 जनरल साइंस, यूनिट नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन वह रिएक्शन होता है या वह प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ये मिलते हैं, एक सब्सटेंस बनाता है या एक सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इंट्रोडक्शन क्या है। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट लेवाइजर इन 1785। ये लॉ एक फ्रेंच केमिस्ट ने पेश किया था जिसका नाम लेवाइजर था। उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को 1785 में पेश किया था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो इसके स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ हमें बताता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर। ये लॉ हमें क्या कहता है? ये लॉ हमें ये कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो मैटर केमिकल रिएक्शन के दौरान न पैदा होता है बल्कि न पैदा होता है और न डिस्ट्रॉय होता है, मतलब न ख़त्म होता है और न पैदा होता है, बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन की बात करें जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होता है वाटर में, तो यह मैटर का एक फॉर्म जो कि गैसियस फॉर्म है ये चेंज हुआ वाटर में। ये केमिकल रिएक्शन हुआ, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो मास डिस्ट्रॉय हुआ और न मास पैदा हुआ, बल्कि एक फॉर्म से जो कि गैसियस फॉर्म में था पहले, ये गैसियस फॉर्म से गया किस में, ये इक्वेशियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। तो ये ला हमें ये बताता है कि मास या मैटर, हम मास की जगह यहाँ मैटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मास या मैटर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ये न तो पैदा होता है और न डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। जैसा कि एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और इसकी रिएक्शन की रिज़ल्ट में वाटर बनता है। तो यहाँ मास जो था, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास है ये पैदा नहीं हुआ या ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये वाटर के मास में तब्दील हुआ। ओके, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जब एक रिएक्शन होता है और मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो इसी दौरान केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स की जो मास होता है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं सपोजिशन करता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना है, ये लेट्स सपोज 15 ग्राम है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। और ऑक्सीजन का कितना है, ये लेट्स सपोज ये 10 ग्राम हुआ। तो जब ये रिएक्ट करता है और वाटर बनाता है तो इसका जो सम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सम है ये वाटर के मास का बराबर होगा। तो इसका मास होगा 25। यह अगर हम गौर करें तो रिएक्टेंट का जो मास था, ये रिएक्टेंट के मास का जो सम था ये प्रोडक्ट के मास का बराबर हुआ। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी। अब हम बढ़ते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में हम पढ़ते हैं ये इस एग्जांपल को हमने पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं आयरन। जब आयरन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो आयरन Fe2O3 बनाता है। अब इसका जो मास है ये इसके मास का बराबर होगा। जब कार्बन ये कोल है,
कोल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश बनाता है। एक बात आप लोगों को जहन में रखनी होगी कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम की जो अरेंजमेंट होता है ये तब्दील होता है। अरेंजमेंट कैसे तब्दील होता है? लेट्स सपोज अगर हम इस एग्जांपल को लें जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है, तो let's suppose this is one hydrogen, this is another hydrogen, mean this is hydrogen molecule, okay, plus oxygen molecule ये react करता है water में। water, let's suppose this is oxygen, this is one hydrogen and this is the another one। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो अरेंजमेंट थी, एटम की जो अरेंजमेंट थी, ये हाइड्रोजन की एटम की अरेंजमेंट है, ये ऑक्सीजन की, ये तब्दील हुआ वाटर की एटम के अरेंजमेंट में। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो एटम की जो अरेंजमेंट है ये तब्दील होता है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम ये बात करते हैं कि इसका जो मास है ये कांस्टेंट होता है, मतलब जो मास रिएक्टेंट का है ये ज़रूर प्रोडक्ट के मास का बराबर होगा। अगर हम इस एग्ज़ाम्पल पर गौर करें तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोयला जो है, ये कोल जो है, ये इसका मास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऐश। जब ये जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कोल का जो मास है ये बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऐश। तो ये कैसे हुआ? हमने तो ये पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट का जो मास होगा ये प्रोडक्ट के बराबर होगा। हमारा जो आंसर ये होगा कि हम रिएक्टेंट में जो चीज़ें हैं इसके मास को जमा करेंगे, यानी मतलब कार्बन का जो मास है, ऑक्सीजन का जो मास है, ये हम इसको जमा करेंगे और जो वैल्यू ये देगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मास प्लस ऐश के मास के बराबर होगा। तो मास कांस्टेंट रहता है। दोबारा गौर करें, समरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समरी ये है कि वह के मास एक केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो पैदा होता है और न ख़त्म होता है, बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। हमने एग्जांपल दिया किस चीज़ का, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है, तो इसी दौरान हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील हुआ। तो मास न पैदा हुआ न ख़त्म हुआ, बल्कि एक स्टेट से गया दूसरे स्टेट में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में छोटी सी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग।